अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप ये हमारा शो देखते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 और आप इस शो को पसंद करते हैं। मैं ज़ोहेब हसन, मेरे साथ नादिया खान होती हैं और नादिया खान को 1 घंटे का हमने ब्रेक दिया हुआ है। आज नादिया खान आपको ज्वाइन करेंगी जूम पर, तो ये एक सरप्राइज़ है। कब ज्वाइन करती हैं ज़रा देखते रहिए शो। नादिया से बातें करेंगे कि वो अभी कहाँ पर मौजूद हैं। आज के शो में हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। फीडबैक आप दे रहे हैं शो से मुताल्लिक और वो हमारी टीम भी रीड करती है। हम भी कोशिश करते हैं कि मैसेजेस रीड करें और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करें। तो इसी तरह राइज एंड शाइन देखते रहिए। तमाम ही इशूज़ को हम केटर करते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर जो खबरें होती हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जो खबरें होती हैं उनसे मुताल्लिक आपको अहवाल देते हैं। सोशल इशूज़ भी इस शो में हम डिस्कस आपसे करते हैं। तो आज के शो में भी बहुत कुछ है हमारे पास। हम इस शो में बात करेंगे, एक नई जमात मंजर आम पर आई है, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी, और उसकी जो चेयरपर्सन है जिन्होंने बनाई है रेहाम खान साहिबा, वो हमारे साथ होंगी और उनसे ये जानेंगे कि ज़रूरत क्यों पेश आई उन्हें इस नई जमात बनाने की और क्या उनके मकासद क्या है। तो पहले इस पर बात होगी। इसके साथ साथ एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। फायरिंग का वाक़या हुआ कल्लात में, जहां पर 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। ये बस थी जिस पर फायरिंग की गई और ग्रेनेड से भी हमला किया गया। कराची से कोटा ये बस जा रही थी और इस पर फायरिंग की है दहशतगर्दों ने। एक बार फिर बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने की, उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो ये मुहर्रिकात क्या हैं और इसकी टाइमिंग क्या है। ये जो वाक़या हुआ है, पैदर पे इस किस्म के वाक़यात रेगुलर इंटरवल्स के साथ ये होते जा रहे हैं और हम हमेशा दुनिया में अपना मुकदमा लड़ते रहते हैं कि भारत की तरफ से दहशतगर्दी कराई जा रही है, दरअंदाजी कराई जा रही है और भारत अपना नेटवर्क बलूचिस्तान को अनसेटल करने के लिए, अनरेस्ट वहाँ फैलाने के लिए वो जारी रखे हुए है, जिसके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ करती हैं। बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और वासिल जहन्नुम भी किया गया है दहशतगर्दों को। ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज़म का इजहार किया इसका कि जब तक एक दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी रहेंगे और जवान अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। तो इस पर कल्लात फायरिंग पर बात होगी। इसके साथ साथ हम भारत में एक प्लेन हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स को जब डिकोड किया गया है तो उसमें जो कन्वर्सेशन है वो सामने आई है। तो ये प्लेन क्रैश और दीगर जो प्लेन क्रैश हो चुके हैं, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। एयर कॉमोडोर मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ होंगे, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के, तो वो हमारे साथ होंगे। फिर हम कुछ ईरान की सिचुएशन की बात करेंगे। ईरान और यूएस के जो मामला चल रहे हैं अभी, इसराइल और ईरान के मामला, इसके साथ साथ शाम पर जो इसराइल ने हमला कर दिया उसके बाद की क्या सूरत हाल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ गर्मा गर्मी आ रही है बयानात में और डोनाल्ड ट्रंप ज़रा पीछे हट रहे हैं ईरान को लेकर। वो जो उन्होंने बात की थी कि मुआहदा हो जाएगा, फिर यूरोपीय यूनियन के दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने कहा, इस पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि ईरान अगर मुआहदा नहीं करता तो फिर उसके ऊपर उसको सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। कैटेगोरिकली यानी ईरान ने कह दिया है कि अगर हमें यूरेनियम एनरिच करने से रोका जाता है तो फिर जो मुज़ाकरात है, न्यूक्लियर मुज़ाकरात, वो रुक जाएंगे। तो इस पर हमारी बात होगी। ये सारे मामला हम आज के शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा एक दो टॉप स्टोरीज हैं आपको बताने के लिए, बड़ी इंतहाई अहम टॉप स्टोरी। बाद में तो हम इस शो पर बात ही करेंगे गज़ा की सूरत हाल, ईरान की सूरत हाल, यूएस की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हुआ है। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब और सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गज़ा मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। गज़ा का मंजर नाकाबिले यकीन है और ये ऐसी हौलनाकी है जो आज के दौर में नाकाबिले तसव्वुर थी। पाकिस्तानी इसराइली हमलों के बाद गज़ा में बदतरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है और वहाँ पाकिस्तानी मंदूब ने बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गज़ा में अस्पताल बमुश्किल काम कर रहे हैं क्योंकि जो रसद का जो नेटवर्क है, ये जो निज़ाम है, सारा सप्लाईज का जो निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है, दरहम बरहम हो चुका है रादर, और भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, हम भी रिपोर्ट करते हैं अपने शो पर कि गज़ा में इमदाद के मुंतज़र लोगों पर भी हमले किए जाते हैं, बल्कि एक बेच के तौर पर अब लग रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है इमदाद को। और वो जो इमदादी तंजीम है उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है
कि लोग इमदाद के लिए पहुंचते हैं और वहां पर रॉकेट से हमले हो जाते हैं और जानी नुकसान हो जाता है। तो यही पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि इमदाद को जो है वो जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ख़तरनाक एक इमदाद का उसूल ख़तरनाक मिशन बन चुका है गज़ा के लोगों के लिए। आसिफ इफ्तिखार ने यह भी कहा कि गज़ा में मौजूद इमदादी निज़ाम उन लोगों को नाकाम कर रहा है जिनकी खिदमत का दावा करता है। तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से भी उसके इदारे से भी और अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये कहा है कि फौरी तौर पर गज़ा की सूरत हाल का नोटिस लिया जाए और इसराइल की जो बर्बरियत है, जुल्म है, उसको रोका जाए। अच्छा, अगली हमारी टॉप स्टोरी चकवाल से मुताल्लिक़ है। मूसलाधार बारिश हुई है चकवाल में और तमाम ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं बारिश ने। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया है और शहर में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और हैरान कुन है ये जो जितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बताया जा रहा है कलकहार वेहाली ज़ेब में 325 और सैदन शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चकवाल के नवाई इलाके खेवाल में मकान की छत गिरने से हादसा भी पेश आई। आप देख रहे हैं चकवाल के मनाजिर। इस्लामाबाद में भी बारिश हुई है लेकिन चकवाल में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चकवाल में ढोक, मस्तानी और दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर शदीद इस वक्त नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। क्लाउड बर्स्ट के बायस नवाई इलाके लनियान नदी में 423 मिलीमीटर और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई है। तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुल्क भर में हालिया बारिशों का रिकॉर्ड जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश चकवाल में रिकॉर्ड की गई। तो ये हमारी दो टॉप स्टोरीज थी जो आपको बताना बहुत जरूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं शो में और सबसे पहले बात करते हैं कुछ सियासतनामे की। और सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त यह है कि एक सियासी जमात बनाई है रेहाम खान साहिबा ने। अच्छा, इससे पहले भी सियासी जमातें बनती रही हैं। शाहिद खान अब्बासी ने भी अपनी सियासी जमात बनाई है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटकर भी बहुत सारी सियासी जमातें बनी हैं। मुस्लिम लीग नून से भी टूटकर बहुत सारी सियासी जमातें बनी हैं, लेकिन उनका कोई मुस्तकबिल अभी तक वाज़ेह नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, लोगों की सपोर्ट उनको नहीं है। तो ये देखना होगा कि ये सियासी जमात किस हद तक मुख्तलिफ है और क्या लोगों को कन्विंस करने में, लोगों तक पहुंचने में, उनके मसाइल को उजागर करने में और लोग ये समझें कि वाकई ये जमात हमारी नुमाइंदा जमात है। क्या कुछ किया जाएगा, क्या इसका मंशूर है, तो ये जान लेते हैं उन्हीं से जिन्होंने इस जमात का क़याम किया। हमें रेहाम खान साहिबा ने ज्वाइन किया। रेहाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन में वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Good morning, अस्सलाम वालेकुम। I'm very well, thank you, Zohaib. वालेकुम अस्सलाम। भैया, आपने नई सियासी, एक तो वैसे ही सियासी टर्मोइल चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग सियासी जमातें हैं वही आपस में नहीं बैठ रही, अवाम के मसाइल हल नहीं कर रही, एक और सियासी जमात आ गई। ये क्या किया आपने, क्या सोचा? इसीलिए जोहेब, आपने अपने इंट्रो में कहा कि बाकी भी सियासी जमातें बनी लेकिन उनको मकबूलियत नहीं मिल रही। तो मैंने तो ऐलान इसलिए किया क्योंकि जो भी मैं करती हूँ आपको पता है, छुपा के नहीं करती, बरमला करती हूँ। एंड आई वांटेड टू अनाउंस बिकॉज मेरे बारे में बहुत सी ऐसी अफवाहें फिर सर्कुलेट करती रहती हैं कि क्या मखसूस नशिस्तों की तरफ जा रही हैं, क्या इस पार्टी में आ रही हैं, यहाँ क्यों दिख रही हैं। तो आई वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। एंड आई वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर कि ये लोग सारे जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग अवाम के मसाइल हल करना तो दरकिनार, वो बेचारे अपने मसाइल, अपने केसेस भुगत रहे हैं सारे के सारे। इस वक्त सब का जो मसला है ना, वो ये है कि किसी तरीके से अपनी फाइल क्लियर करा लें। तो इस वजह से मुझे जरूरत महसूस हुई कि लीडरशिप वैक्यूम है, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करना तो बड़ी दूर की बात, उनके लिए आवाज भी बुलंद नहीं की जा रही। So there was a lot of space for political activity because there doesn't seem to be any political activity. इसको आप political activity नहीं कहेंगे, आप इसको चपड़ासीज़म कह सकते हैं, आप इसको उनके ऊपर जो मजलूमियत का शिकार है ये कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक चमचागिरी की आसमान तक मिसालें दिख रही हैं आपको, और फिर उन चमचागिरी के मुजस्मों को जाहिर है लोगों की पुरजोर एहतजाज के बाद गिराया भी जा रहा है। सो देयर वाज अ नीड बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही थी कि किसको जाके कहें कि ये बजट बिल्कुल अजीब सा है, किसको, पर्टिकुलरली नौजवानों
के जो मसाइल हैं या जो नौजवानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्या हम हाथ पे हाथ तो मैं नहीं बैठ के सही है। रख के बैठ सकती अच्छा, थी जैसे आप मुझे तो बताएं कि this जैसे was me। पीपल्स पार्टी का स्लोगन है, और फिर मंशूर तो वो डिटेल में बताते ही हैं, रोटी कपड़ा मकान का जी स्लोगन है। जी ठीक है, जी नवाज जी शरीफ की हम बात करें, मियां नवाज शरीफ की, तो वो कैपिटलिस्ट जरा उनकी अप्रोच है, सोशलिस्ट हो गए, कैपिटलिस्ट हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप मुझे बताएंगी क्या है? वो भी अवाम की बात करते हैं, और या का नाबुदु व या का नस्तईन उनका है कि भाई वो इस्लामी रियासत, वो ये कह रहे हैं कि हम उसका क़याम करेंगे और उसके करीब करीब जाने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ, ये जो आपकी जमात है, इसका मंशूर और इसका वन लाइन स्लोगन अगर मैं पूछूं तो क्या हो सकता है? देखिए, वन लाइन स्लोगन तो बिकॉज ऑब्वियसली एक ऑफिशियल स्लोगन और एक ऑफिशियल लोगो और एक ऑफिशियल मैनिफेस्टो तो सब्जेक्ट टू जो हमारा वर्किंग ग्रुप है और ईसीपी है वो हम रिलीज करेंगे। बट मेरे दिमाग में एक ही जो माइंड में बात थी जिसकी वजह से आई वांटेड टू मेक इट वाज कि हमने पार्लियामेंट का चेहरा बदलना है। आई जस्ट वांट टू चेंज द फेस ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज ये जो लोग बैठे हैं ये सारे आपस में एक हैं। आपने नाम लिए पार्टीज के और आपने उनका मंशूर बताया। आई थिंक पार्टीज को भी नहीं याद कि ये उनका मंशूर है। जिसका रोटी कपड़ा मकान है या जिसका रियासत मदीना है, या पता नहीं आपने नवाज शरीफ को सोशलिस्ट कैसे नहीं, कह मैंने दिया। नहीं, मैंने कहा सोशलिस्ट तो ये देखिए, पीपल्स पार्टी थोड़ा रोटी कपड़ा मकान ना, सोचे, आपने कहा कैपिटलिस्ट, मैं कैपिटलिस्ट, मैंने कहा करूं। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट। चलिए ठीक है। चले आपने उनके लिए डिसाइड कर लिया, पर मेरा ख्याल है ये सारे पार्टीज और पार्टी लीडर्स कंफ्यूज्ड हैं कि सोशलिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, एक्सट्रीम राइट विंग है, कैपिटलिस्ट है, क्या है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज दे हैव नो लाइन, दे हैव नो डायरेक्शन। आप वक्त के साथ अडेप्ट तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जी पहले हम बड़े एक्सट्रीम राइट थे तो अब हम सेंट्रिस्ट हो गए, बट बेसिकली दे हैव नो कोर डायरेक्शन। और उसकी वजह ये है कि दे सेल दीज स्लोगन्स, और ये सिर्फ तकारीर तक है। आई एम वेरी क्लियर, माई लाइफ हैज बिन वेरी क्लियर। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन मेरिट। मैंने अपनी जिंदगी जैसी बनाई है, मेरे बच्चों ने जैसी अपनी जिंदगी बनाई है, दैट इज वेरी मच एक मिडिल क्लास स्टोरी। आई डोंट कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, लेकिन मैंने कभी ना अपनी फैमिली का नाम इस्तेमाल तो किया, ना मेरे बच्चों ने कभी मुझे बताएं कि मेरी फैमिली का नाम। कितने प्रोमिनेंट लोग आपने तोड़े हैं अभी तक मुख्तलिफ जमातों के, किन किन से बात चल रही है आपकी? इस तरफ फोकस है या फिर आम लोग? हाँ जी, ज़ोहेब यही की है, क्योंकि मैं ये सोच के आई थी व्हेन आई से कि मुझे बुढ़ा बाबा नेटवर्क को तोड़ना है। What I mean by that is कि एक्चुअली जो कोर वैल्यू है, जो कोर वैल्यू सिस्टम है, जो मैनिफेस्टो है, दैट मस्ट बी डिसाइडेड बाय एंड लेड बाय फ्रेश फेसेस। और एक्चुअली मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया। मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं, ये क्रिटिसिज्म आ रही है। कल मैंने अपना एक सारा मैनिफेस्टो, हम ऑब्वियसली इन लोगों को नहीं बताना चाह रहे, इसलिए बिकॉज वी डोंट वांट देयर इनपुट, वी डोंट वांट व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो जो क्रिटिसिज्म आई वो टिपिकल ओल्ड अंकल सिंड्रोम का शिकार थी कि इसकी तो कॉनोटेशन एलीट्स को यू विल बी एलियनेटिंग। ओ भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी एलीट्स। एलीट्स अपनी बचा रहे हैं जान। एलीट्स तो सस्ते दामों में चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आवाज नहीं बनना चाहती। मुझे एक बात बताएं। सो आई हैव नॉट कॉन्टैक्टेड एनीवन नहीं, आपने नहीं किया, चले आपने नहीं किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन प्रोमिनेंट। हाउएवर, अंडरस्टूड। जब से मैंने अनाउंस किया है, कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, एंड दैट्स वेरी नाइस ऑफ देम, बट एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि आई विल बी एलियनेटिंग एनीवन। हाउएवर, ये जमात 24 करोड़ अवाम के लिए है, जो कि नौकरी पेशा है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, जो कि किसान है। मेरा उठना बैठना इन लोगों के साथ है, मेरा उठना बैठना अशरफिया के साथ नहीं है। नहीं, लेकिन देखें, जमात जब आपने बनाई है तो ऑब्वियसली आप ऑपोजिशन का किरदार तो अदा करेंगी शुरू में, लेकिन आपका हदफ तो यह ना भाई गवर्नमेंट में आके लोगों की फलाह बहबूद के काम करें, जमहूरियत को मजबूत करें, ग्रास रूट लेवल तक समरात पहुंचाएं जमहूरियत के, जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो इसके लिए तो आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो मुख्तलिफ जमातों में हैं, जो रात के अंधेरों में मुलाकातें करते हैं और कुछ सेटलमेंट होती है, कोई डील शील होती है, और उसके बाद इलेक्शंस, और फिर इलेक्शंस में कामयाबी, और फिर उसके बाद ओथ। तो यहाँ तक का सफर कैसे तय करेंगी आप? नहीं, आप बेसिकली समझे ही नहीं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस। नहीं, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना, मैं ग्राउंड रियलिटी की, जो मुझसे बेहतर समझती हैं आप।
ज़ोहेब, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुझे बताया गया था कि एक औरत अपनी ज़िंदगी बना ही नहीं सकती। ग्राउंड रियलिटी ये है, मुझे बताया गया था कि एक दफ़ा तलाक हो जाती है तो ओह! कोई रिश्ता नहीं आता। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक पाकिस्तानी औरत इंग्लैंड जाके बीबीसी के कॉम्पिटिटिव पोज़ीशन ले सकती है विदाउट एनी सिफ़ारिश, विदाउट इवन बीइंग बीइंग अ नेचुरलाइज़्ड ब्रिटिश नेशनल। तो मैं तो ये ग्राउंड रियलिटी कभी ज़िंदगी में मानी ही नहीं। ग्राउंड रियलिटी तो ये थी, मुझे कहा गया था बोली तो उड़ा दिया जाएगा। ग्राउंड रियलिटी आप लोगों की हकीकत है। आई डिफाई द नॉर्म्स। आई एम ऑल अबाउट नॉट कंफॉर्मिंग। मैं नहीं कंफॉर्म किया जिंदगी में। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर यही करना है मैंने, तो एक तो मैं खुद ही काफी हूँ, नहीं तो और पावर में बाकी कैसे जो आएंगी लोग हैं, आप? वो किधर हैं? आप कह रही हैं, बाकी यू आर लोग सेइंग किधर हैं? यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, लेकिन कैसे आप जी। पावर में आएंगी फिर? हाउ यू विल गेन पावर? देखिए देयर इज द ओनली सब वे टू गेन पावर इज Sohaib, टू this is the problem. So let me, क्या कहते हैं, let me convert you, let me bring you back to what our core belief is. एक तरफ से आप कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक तरफ से आपका सारी जिंदगी लोगों की देखते रहते हैं कि इसने नमाज सही तरह से पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसने कोई गलत बात की तो नहीं की। बट आई डोंट थिंक कि लोगों में ईमान है। I think if you are defying the ultimate power, so on the ground reality की जी, अच्छा ये तो idealism है। मुझे एक बड़े मशहूर तो ये जंग तो पीटीआई भी लड़ रही है कहने को, यानी अपेरेंट, यानी उनके दावे के मुताबिक। अच्छा, आपके तवस्सुत से मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान सुन रहे हैं। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दिस कि मुझे एक बहुत मशहूर बड़े पॉपुलर सियासतदान ने एक दफा कहा था, और अब कि जनाब मैडम, आप में प्रॉब्लम ये है कि आपके आइडियलिज्म इधर है। तो मैंने उनको जवाब ये दिया था कि आइडियलिज्म गटर में नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट विद एटलीस्ट हाई आइडियल्स। सो ग्राउंड रियलिटी आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि उधर जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब मैं तो बरमला कहती हूँ ना, आप क्यों इशारों में बातें कर रहे हैं कि जब उनके साथ राब्ते नहीं होंगे तो पावर में कैसे आएंगी? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, मुझे बताएं, पार्टी बनाता है पावर की सोचता है। पावर की पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ग्राउंड रियलिटीज पे लोकल बॉडीज देखिए, यहाँ तो इलेक्शन बात करनी सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यही बात आपकी वाली बात जो है, आपकी वाली बात जो है, यही बात तो, ये रियलाइजेशन तो भाई आ चुकी है। अचकजई साहब यही बात कर रहे हैं, शाहिद खान यही बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुताल्लिक वो कहते हैं तहरीक भी चलनी चाहिए, उनकी भी यही बात है। तो आप उनका साथ दें, उनके साथ खड़ी हो, ताकि पावर बने वहां पर। आपने अपनी अलग क्यों जमात बना ली है? बात तो वो भी यही कर रहे हैं। ज़ोहेब इसलिए कि पिछले पूरे 2-3 दिहाइयों से आई एम ओल्डर देन यू। आपको पता है ये लोग क्या क्या एक दूसरे के बारे में कहते रहे हैं। मौलाना साहब को देखें, हम उनके वालिद साहब की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो है ना मफाद परस्ती, ये कौम के लिए नहीं हो रहा, ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो रहा। सो माई प्रॉब्लम इज कि मेरी वो जर्नी ही नहीं है। ये लोग जो एक दूसरे के साथ अब बैठ गए हैं, ये कौम के लिए नहीं कर रहे, ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं कर रहे। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज पीपल। ना मैं न्यूज देखती हूँ कि जी पीटीआई ने क्या किया, पीएमएलएन ने क्या किया, अचकजई साहब ने क्या किया। दैट इज नॉट माय इंटरेस्ट। आई एम नॉट कंपीटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पावर। आई एम चले अब देखते हैं वक्त हमारे पास कम था। अबाउट ग्रासरूट पॉलिटिशियंस जिनके बाप एक एडिशन पॉलिटिक्स में नहीं है, जिन्होंने बाप बनाए नहीं हुए पॉलिटिक्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 30-50 इयर्स। वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट कंटिन्यू। एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया, और डूब के जाना है। तो मुझे यकीन है कि आप इसके लिए तैयार होंगी इंशाल्लाह। आप वेरी गुड स्विमर, वेरी गुड, आई एम अ वेरी स्ट्रांग स्विमर, आई लेट यू। जबरदस्त। अच्छा, जब आप स्टूडियो आएंगी तो फिर जरा तफसीली बात होगी ना, फिर आप पे क्रिटिसिज्म भी करेंगे हम। अब तो आपकी बात आ गई। Criticism is very important. Feedback is very important. मैं तो बुड्ढे बाबू की भी criticism, feedback, I am taking their experience on board. लेकिन करनी मैंने वही है जिसकी जरूरत है। जी सही। जरूरत ये नहीं है कि किसी को जेल बचाओ तहरीक करें, या किसी को लंदन से वापस लाओ तहरीक करें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये मेरा हल्का ही नहीं है। मेरा हल्का अगली नस्ल है। चले, बेस्ट ऑफ लक आपकी पार्टी के लिए, और आप अपना मंशूर पहुंचाएं लोगों तक। आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में, और आप होती रहेगी। तो ये जनाब रेहाम खान साहिबा थी, और उन्होंने पार्टी एक जमात बनाई, और उससे मुताल्लिक उन्होंने क्यों बनाई है,
और क्या करेंगी वो लोगों के लिए, वो सब उन्होंने बताया। लेकिन अभी तो ये इंट्रोडक्टरी सा मामला था। अब तो जब जमात बनी है तो फिर देखना पड़ेगा इसके मूव्स अगले क्या होते हैं। तो हम एक यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, हमारा अगला मूव यही है राइज एंड शाइन में। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। अब हम बात करेंगे कल्लात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग की गई, दस्ती बम हमला भी किया गया। इसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बाक हो गए। पुलिस हुक्काम ये बता रहे हैं कि मकामी ट्रांसपोर्ट कंपनी की मुसाफिर कोच कराची से कोयटा आ रही थी और ये कल्लात के इलाके के करीब ये जब पहुंची तो करीबी पहाड़ों पर छुपे मुसल्ला अफराद ने कोच को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर के कोच न रोके जाने पर मुसल्ला अफराद ने कोच पर फायरिंग कर दी और इसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बाक हो गए, कुछ जख्मी भी हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है, 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मेजर सैयद रबनवाज तारिक ने इस ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया है। पाक फौज के ISPR के मुताबिक ज़िला आवारान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। अब ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पैदर पै वाक़यात हो रहे हैं फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से, इसको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, और पाकिस्तान इस मामले को किस तरीके से इंटरनेशनली मजीद उठा सकता है कि ये अनरेस्ट फैलाने की इस खित्ते में कोशिशें अभी भी जारी हैं भारत की तरफ से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये कहीं का हम ये देखते हैं कुछ वक्त के बाद बलूचिस्तान को ही हदफ बनाया जाता है और अभी फिर एक बस आ गया, इससे पहले ट्रेन पर हमला किया गया था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस नबरदाज़मा तो हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन इसको रोका कैसे जाए और क्या मजीद ऑपरेशन को वसी किया जाए ताकि ये वाक़यात ना हो बलूचिस्तान में? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। सबसे पहले तो मेजर रबनवाज के टीम को ताज़ियत, बहुत बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए। अगर आप देखें ऑफिसर्स टू जो ट्रुथ रेशियो है हमारे, और चाहे ऑपरेशन हो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत के खिलाफ या तो कितने हैं, उसमें 4 फ्रंट पे लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। नॉर्मली 30 to 1 होती है जवान वर्सेस ऑफिसर, हमारा भी लेस देन 10 है। यानी इस वक्त ऑफिसर बिल्कुल फ्रंट पे लड़ रहे हैं। उसमें आई वुड से लेफ्टिनेंट से लेके 3 स्टार तक कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। दूसरा जो है, मेरी अपनी असेसमेंट में भी 10th डे के बाद का पाकिस्तान एक बड़ा डिफरेंट पाकिस्तान है। भारत को मिलिटरीली एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और खित्ते में अभी मेजर शिफ्ट आ रही है। ईरान पे भी हमला किया गया पाकिस्तान पे, तो ये सारी कनेक्टेड हैं जो कड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल में अभी भारत के साथ जो जायनिस्ट फोर्सेज हैं वो भी जेल करेंगे बिकॉज उनके ऑब्जेक्टिव कॉमन है। लेकिन दोनों को आई थिंक बड़ी शिकस्त हुई पाकिस्तान और ईरान के लिहाज से, और अभी एक फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा ये कि इंशाल्लाह इस साल जो है मेरी असेसमेंट में एटलीस्ट फिलहाल हिंदुस्तान के अगेंस्ट लड़ाई ये कल्मिनेट हो जाएगी, दे बी स्मैश टू लास्ट आई वुड से मैन। दूसरा जो ये अभी बस पे से हमला हुआ जिसमें आई थिंक आर्टिस्ट थे, दुनिया में कहीं भी आर्टिस्ट हों, बच्चे हों, हमला बड़ा आई थिंक कंडेम किया जाता है। तो ये अभी लेवल आ गया टोटल इनका कि फाइनली ये कुछ कर नहीं सकते, तो दे आर नॉट टारगेटिंग सॉफ्ट टारगेट्स। और ये पता नहीं कौन सी आई डोंट नो किस तरह की आज़ादी की लड़ाई जिसमें आप बच्चों और आर्टिस्ट को शहीद करते हैं, खवातीन को करते हैं और फिर फसाद फैलाते हैं। बलूचिस्तान हैज़ टू मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। बलूचिस्तान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। एक तो विद इन जो है पॉलिटिकल आई थिंक ओनरशिप की जरूरत है थोड़ा। इसको जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में बलूचिस्तान के, दे शुड कम फॉरवर्ड। थोड़ी खामोशी में नजर आती है लेस द चीफ मिनिस्टर, उनकी जो टीम है इस चीज़ को ओन करना शुरू करें। ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। जब आई वुड से इनका जो बाप है फितनल हिंदुस्तान और फितनल फारिज का, जब उसके दांत तोड़े जा चुके हैं तो ये आई वुड से कि कुछ भी नहीं इंशाल्लाह फेल दिखती है। मुझे बाकी डेफिनेटली जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि फितनल हिंदुस्तान के ये जो नेटवर्क है या इनका जो एक नेक्सस है इनसाइडर्स के साथ, ये तोड़ने में ऑब्वियसली ज़ाहिर है आप दुश्मन के खिलाफ तो लड़ते हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो आपसे दुश्मनी पर उतरा है वहाँ ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती है सूरत हाल। इसी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट आउट करने की सिक्योरिटी फोर्सेस भी, ताकि कोलेटरल डैमेज भी ना हो, जानी नुकसान भी ना हो पाकिस्तानियों का, और हम दहशतगर्दों को भी अलग कर दें और उनको जहन्नुम हासिल करें। तो इसलिए ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है ये मामला। बिल्कुल डेफिनेटली। जब बस देखें वो वर्दियाँ पहन के तो नहीं आते
ऑल कई दफ़ा उन्होंने कोई कलरफुल स्टाफ वगैरह वो रखे होते हैं अपने सो कॉल्ड लिबरेशन मूवमेंट के, जिसको भारत से ओपन सपोर्ट है। अभी मैं देख रहा था उनके इवन आई थिंक मेजर गौरव आर्या ने ब्लोच ड्रेस में अटायर हुए, शर्म की बात है। सब नेशनल से ग्रुप में कि अगर एक फासिस्ट हिंदू आपका ड्रेस पहन के आपसे यकजहती का इजहार करे तो थोड़ा सा सोच लें। दूसरा जो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना 10th में और फिर जून के बाद बड़ी शिफ्ट आई है, बिकॉज देखिए इसका एक बेस डेफिनेटली नेबरिंग कंट्रीज में है। इसमें डेफिनेटली अफगानिस्तान है जिसको बाहर किया गया, उस पर भी लंबी बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हम बलूचिस्तान की बात करें तो एक बेस ईरान में था। और अभी जाके आई वुड से कि ईरानियंस की आंखें खुल गई हैं, स्पेशली चाबहार में जो बड़े सेल्स थे जहाँ स्पेस थी, चाहे आईटी वाले हैं भारत में जो वहाँ काम करते हैं, बिजनेसेस हैं, ये बेसिकली स्टैप बैक करते हैं। कतर में इन्होंने किया, उनकी सबमरीन के सीक्रेट्स दिए इसको इजराइल को। तो एक तो वहाँ से आई थिंक नाउ यू विल गेट लॉट ऑफ सपोर्ट, और जो इनका बेस है आई वुड से जो भी सपोर्ट थी सपोर्ट थी वो आई थिंक खत्म हो जाएगी ग्रेजुअली। और दूसरा जो इनसाइड है पाकिस्तान में लेट्स इनके एक्टिविस्ट वो डेफिनेटली लास्ट एफर्ट करेंगे टू शो केओस। और जो मास्टर्स है वहाँ पे तो ओपन गोदी मीडिया डेली कॉल्स करता है, आपने देखा होगा। उनको तो शर्म ही नहीं है कि टेररिस्ट को आप कॉल कर रहे हैं। और इधर अगर हम कश्मीर की बात करें तो बड़ी मिर्चें लगती हैं, तो जहाँ पे दे वर बेसिकली ट्राइंग टू डू तो जे देल भी आई थिंक इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आई है। आप देखा चाहे सो कॉल्ड बलोच जगजती कमेटी हो, जिसको मैं कहता हूँ बेसिकली इन्फॉर्मेशन आर्म है इसका BLA का, या बाकी इनकी प्रॉक्सीज हों तो ये एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरा आई थिंक नाउ इंशाल्लाह वी आर ऑन द विनिंग साइड, और डिप्लोमेटिकली इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन डोमेन में आपने ऑलरेडी इस पर काफ़ी बातचीत हमेशा की है कि परसिस्टेंटली आपने कन्विंस भी करना है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ है, 2-2.5 हज़ार बंदे जिस तरह अभी चीफ ने कहा कि समझते हैं खुदा खास्ता बलूचिस्तान को लहदा कर लेंगे। डेमोग्राफिक उनका कल्चर बड़ा डिफरेंट है। दिस इज नो कल्चर टू अटैक मिलियंस इनोसेंट पीपल या आर्टिस्ट। और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की तो आप बात करिए, लेकिन इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल विल की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी इस तनाजुर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ लोगों के साथ लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये ज़ाहिर पॉलिटिकल जमातों का काम है जो मैंडेट लेकर आई हैं। और वो कम्युनिकेशन, राब्ता, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट वाली बात जो है, तो इसके बगैर ये हो नहीं पाएगा। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी कार्रवाइयां करें, जानों के नजराने पेश करें, लेकिन पॉलिटिकल विल का साथ होना उसी फोर्स के साथ बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इसमें स्पेशली जो बलूचिस्तान के सियासतदान है, चाहे अपोजिशन में चाहे गवर्नमेंट में, साफदार सेनेट में उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन है, मेंबरशिप है, नेशनल असेंबली है, उसके बाद सूबाई असेंबली। वहाँ से अगर आप देखें, मेरी अपना एक गिला भी है कि इट शुड बी एक्चुअली 100% सपोर्ट आनी चाहिए, बिकॉज दे रिप्रेजेंट ऑल द एरिया, चाहे वो अवरान है, चाहे माशके है, नीचे आप ग्वादर चले गए, ऊपर कोयटा है, फुजार है, या लेट्स से गोब है और डेरा बुक्की है, ऑल अक्रॉस बलूचिस्तान। तो एक तो वहाँ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़, एंड आई एम श्योर अभी आई थिंक रियलाइजेशन है, बिकॉज एट टाइम देयर आर पीपल हु आर फेंसिव, जिस तरह मैंगल साहब कई दफ़ा कभी उधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह डिफीट हो कि वहाँ से ही हो। दूसरा जो बलोच यूथ है तो ऑलरेडी एंगेज किया जा रहा है, दे आर आल्सो वेरी क्लियर कि ये कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं, दिस इज बेसिकली केओस। लेकिन सर ये तो रियलाइजेशन है ना कि डिस्पैरिटी वहाँ पर है, एहसास महरूमी वहाँ पर है, बुनियादी सहूलतों से वो महरूम है लोग। तो ये चीज़ें तो ये रियलाइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है ना, कि मसाइल का हल ऐसे ही निकलेगा। कोई शक नहीं। देखिए उसमें मैं तो हमेशा इस एक्सपीरियंस में खुद बलूचिस्तान में अल्लाह से 5 दफ़ा सर्व किए, स्पेंट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, डिफरेंट लेवल, लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक आई हैव सर्व। थोड़ा बहुत आप कह लें जो भी ऑन ग्राउंड नॉलेज है वो साथ इंटरेक्शन रहा। तो ये आई थिंक वी बीन डूइंग फ्रॉम डे वन के अगर एक बलोच बच्चा है लेट्स से वो फ्रॉम गवादर, और अगर उसका वालिद साहब जो है मच्छियाँ पकड़ते हैं, जैसे मछेरा ही बनना तो चेंज नहीं आएगी। यू हैव टू बेसिकली नॉट ब्रिंग देम एट पार विद सिंध, पंजाब और यूपी के जो लोग हैं, और उसमें आई थिंक उस पर काम भी हो रहा है, चाहे उसमें इंस्टीट्यूशन लाइक ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल कॉलेज में, तो FC ने बड़ा काम किया, लेकिन उसमें पोलिटिकल गवर्नमेंट शुड आल्सो ओपन अप, और सिक्योरिटी अपनी जगह, साथ साथ आपने बलोच यूथ को उस लेवल पे लाना है। और इंशाल्लाह देखें ये थोड़ी एक सस्टेन लड़ाई है, इसमें कुर्बानियां भी होंगी, इसमें लॉसेस भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन ये अक्सुई है अमन के। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया, पाकिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बता रहे थे। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं मारूफ अदाकारा नायला जाफरी की आज 4थी बरसी मनाई जा रही है, और ज़बरदस्त एक्ट्रेस थी। उनकी फ़नकारी के ज़रिए, वो जिस तरह उन्होंने एक्टिंग की है उसके ज़रिए वो तमाम ही चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा हैं। उनके ड्रामा सीरियल लम्हा लम्हा ज़िंदगी, कहानी एक रात की, एक कसक रह गई, थोड़ी सी खुशियाँ और अक्स समेत कई ड्रामों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। 2011 में के स्टेज ड्रामा बेगम जान में उनकी अदाकारी को काफ़ी पसीराई भी मिली थी।
तो हमने एक ट्रिब्यूट दिया है नाइला जाफरी को। ज़रा पैकेज देखिए और पैकेज के ही साथ हम ब्रेक पर चले जाएंगे, हेडलाइंस होंगी और हेडलाइंस के बाद वापस राइज एंड शाइन में आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। नाइला जाफरी, जानदार और संजीदा अदाकारी का बड़ा नाम। हमें भी लग रही है। थोड़ा ढकम वक्त हो, जान को बनी को खाने पीने की सोच रहे हैं। अरे नोच लो मुझे। बच्चों पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? नाइला जाफरी ने पीटीवी पर ड्रामा नवीस अशफाक अहमद के ड्रामा सीरीज एक मोहब्बत 100 अफसाने के खेल चिंगार से फनी करियर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल मौसम, लम्हा लम्हा जिंदगी, कहानी एक रात की, एक कसक रह गई, थोड़ी सी खुशियां और अक्स समेत कई ड्रामों में किरदार निगारी की। दो 2011 में नापा के स्टेज ड्रामा बेगम जान में उनकी अदाकारी को काफी पजीराई मिली। अदाकारी के अलावा नाइला जाफरी बुटीक भी चला रही थीं। इंतकाल से कबल उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने फनून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद और मुक़य्यर हज़रात से इलाज मुआवजे के लिए इमदाद की अपील की। एक बात जो मैं इस दरमियान में अक्सर सोचती रही हूँ, क्या बेहतर हो कि आपकी गवर्नमेंट भी कुछ सोचे और पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, स्पेशली आर्टिस्ट या फन से रिलेटेड, फन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को सोचना चाहिए। मैंने जब ज्वाइन किया था पीटीवी तो हमें जो रीप्ले होते थे, दोबारा चलते थे प्लेज, उन पे एक रॉयल्टी मिलती थी। दुको वो अमाउंट बहुत कम होता था लेकिन सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ मिलता था और अच्छा लगता था, बुरा नहीं लगता था वो पैसे। नाइला जाफरी के मशहूर ड्रामों में एक मोहब्बत 100 अफसाने, सनम गजीदा, मुझको सताना, देसी गर्ल्स और थोड़ी सी खुशियाँ शामिल हैं। वर्सटाइल एक्टर ने नूरपुर की रानी, लंबी जिंदगी, जीनत बिनते सकीना, हाजिर हो और सांझा में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। वेलकम बैक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ ही देर में नादिया खान भी आपको ज्वाइन कर लेंगी, ये भी आपका सरप्राइज खत्म होने वाला है। अच्छा, हम जो अब बात करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में तैयारा हादसात होते हैं और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं कि क्या वाक़यात हुए, क्या वजह बनी। मिनट्स टू डिज़ास्टर एक सीरीज़ आती थी नेशनल ज्योग्राफिक पर, वो हम देखते थे और उसमें बाकायदा तौर पर रिवाइंड किया जाता था, सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाते थे और फिर देखा जाता था। तो अभी एक रिसेंटली भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा एक गिरा, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात हुए हैं। ये लंदन जा रहा था तैयारा और अहमदाबाद पर ही वो गिर गया। अच्छा, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात ये हुए हैं कि दोनों इंजन्स को जो फ्यूल की सप्लाई है वो बंद होने के बायस ये वाक़या रूनुमा हुआ। जो ब्लैक बॉक्स था तैयारे का, उसमें जो रिकॉर्डिंग्स हुई उससे पता चला कि दोनों पायलट्स आपस में एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। अच्छा, वो बातें ये थी, ये इंकशाफ हुआ है कि जो फ्यूल कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस होते हैं, 1 सेकंड के फ़र्क से यके बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में वो चले गए। अच्छा, जो कन्वर्सेशन हुई उसमें एक जूनियर पायलट ने सीनियर पायलट से कहा भी कि ये आपने ये कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया, तो उसने उसकी बात को ऊपर ध्यान भी नहीं दिया और उन्होंने कहा कि फ्यूल का इससे ताल्लुक नहीं है, फ्यूल जा रहा है इंजन को। तो इंजन को फ्यूल की फराहमी बंद हुई और ये अहमदाबाद का जो ये हादसा हुआ, तैयारा हादसा हुआ, जिस पर बड़ी बात हो रही है। इंटरनेशनली भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि क्यों, किस तरीके से हुआ, क्योंकि इसमें तकरीबन 242 के करीब लोगों की जानें, 241 के करीब लोगों की जानें गई हैं। तो ये इस सारे मामले पर हम बात करेंगे और ये एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है और क्या किन किन जावियों पर तहकीकात की जाती हैं। हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड कोमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी साहब ने और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से रहा है। मुख्तलिफ अक़साम के हेलीकॉप्टर्स आप उड़ा चुके हैं और जो हादसात होते हैं तैयारों के, उनकी तहकीकात में भी हिस्सा लेते रहे। रिटायरमेंट से पहले दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सदर भी रहे हैं। साल 2020 में कराची एयरपोर्ट पर PIA एयरबस 3
20 की तहकीकात में भी पेश रहे हैं। और ये भी आपको याद होगा दिसंबर 2016 में जो हवेलिया में ATR तैयारा हादसा हुआ था उसकी तहकीकात में भी शामिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान गनी साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमें नादिया खान ने भी ज्वाइन कर लिया। तो दोनों विंडोज आप जरा ओपन करें। उस्मान साहब शुक्रिया, आपने राइज एंड शाइन में हमें वक्त दिया। वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, थैंक यू। नादिया आप कैसी हैं भाई, कहाँ हैं? कंट्रोल स्विच आपके हाथ में है इसलिए मुझे नहीं पता मैंने कब बात करनी है। दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। ज़ोहैब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गुफ्तगू का आगाज भाई आपका शो है नादिया, आप करेंगी या मैं सवालात करूं? क्योंकि हमारा दोनों का इंटरेस्ट इसमें है और हमने मिनट्स टू डिजास्टर की बड़ी सीरीज देखी है कि कैसे होता है। जी जी, अरे पूरी दुनिया का इतना इंटरेस्ट है अभी, इतने ज्यादा कुछ तैयारों के हादसे हो रहे हैं। आप देखिए आए दिन कुछ ना कुछ एयरपोर्ट्स पे कोई हादसा हो गया, किसी तैयारे के साथ इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। आप कुछ अजीब नहीं है कि इस साल कि कुछ ना कुछ आ रहा है, इसकी वजह से एयर ट्रैवल बड़ा खतरनाक हो गया है। और अभी ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की प्रिलिमिनरी जो आई है रिपोर्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया पे काफ़ी शोर है, इंडिया में जो मीडिया है उस पर बड़ा शोर है कि ये कैसी रिपोर्ट आई है। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे बात की जाए, बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब ये बताएं कि जो कोई भी तैयारा है उसके हादसे की तहकीकात का आगाज कैसे होता है और क्या मराहिल होते हैं, जरा इससे मुतालिक बताइए, लोगों को जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ये बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत कमाल इंसान है। और ये और पता है ज़ोहैब, ये कोई टेक्निकल एक्सपर्ट जो हमें बेस्ट डिटेल दे सकता है ना, वो आप और मैं इस तरह हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते, इसलिए इज द बेस्ट पर्सन टू गिव अस द आंसर्स। जी उस्मान साहब बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी, बात शुरू करने से पहले जो है वो इस हादसे में जो लोग चले गए उनके साथ इजहार अफसोस करना चाहूँगा, क्योंकि ये हादसे का एक ऐसा पहलू है जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस डिस्कशन को बहुत तरीकों से देखा जा सकता है। आपने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी कर दिए हैं कि क्या क्या मराहिल होते हैं। सारी चीज़ें थोड़े से टाइम में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से अपनी डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या है। जितनी भी कंट्रीज जो है वो जहाँ पे हम जाते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, वो सब सिग्नेटरी हैं शिकागो कन्वेंशन के और उनके ऊपर बहुत सी ऑब्लिगेशंस हैं और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन भी उसमें से एक ऑब्लिगेशन है। जहाँ कहीं हादसा होगा उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करें और जो स्टेट ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, डिज़ाइन या इंजन या क्रिटिकल कंपोनेंट्स, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करें और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो प्रोवाइड करें। तो जैसे ही हादसा होता है और जो स्टेट है रिस्पॉन्सिबल वो उसकी नोटिफिकेशन करते हैं, तो उसमें वो एक टीम कंपोज करते हैं और उसमें मेंबर्स शामिल हो जाते हैं। इस हादसे में जो टीम कंपोज की वो इंडिया ने की, इंडिया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अथॉरिटी है। और NTSB USA को, स्टेट ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ टेक्निकल मेंबर्स या टेक्निकल एडवाइजर्स हैं बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक और FAA से। और उसके अलावा इन्होंने UK एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को भी इनवाइट किया और उनको भी इसमें शामिल किया, शायद एज ऑब्जर्वर्स किया होगा। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो डाटा कलेक्शन होता है, एविडेंस कलेक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो, क्योंकि अगर बड़ा हादसा है और उसमें लोगों के कंसर्न्स हैं, तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू की जा सकती है जो 5 साल 10 साल पहले एक रेगुलर फीचर नहीं था, फिर आस्ता आस्ता वो इन प्रैक्टिस आ गई है। इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें कंक्लूजन्स या एनालिसिस नहीं होना चाहिए। ये रूल्स के मतलब कि ये नहीं बताना उसमें कि क्या हो सकता है, नहीं, जो हुआ होगा विद फैक्ट। नहीं, क्या हुआ है ये आप बताएं, लेकिन क्यों हुआ है और उसका सब्सिक्वेंट बैकग्राउंड वो जरूरी नहीं है। और इसकी वजह यह है कि आम जो लोग हैं उनको एक ओवरऑल एक रिकंस्ट्रक्ट कर सके कि सिचुएशन क्या थी। ठीक है।
और तो उसका मकसद ये इसमें है कि रिपोर्ट क्या है इसमें उस्मान भाई, जी रिपोर्ट में क्या है प्रिलिमिनरी? ये जो हाँ स्विचेस की जो बात हुई हुआ है कि क्या? हाँ, हुआ हाँ क्या? ये क्रैश अच्छा हुआ मेरे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल इसमें रिपोर्ट में इन्होंने पहले बहुत सी चीजों को वैलिडेट किया है। मिसाल के तौर पे मौसम ठीक था, फ्लाइट प्लान ठीक था, वेट एंड बैलेंस ठीक था, फ्लैप्स 5 डिग्रीज थे, फ्यूल कंटेमिनेशन नहीं थी। और फिर उसके बाद थ्रॉटल पोजीशन की बात की है, फिर एक SAIB की बात की है। उसके बाद इन्होंने डिस्कशन को रैकेज के ऊपर लेके गए हैं कि रैकेज में क्या मिला। और फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो तीन ही है। एक है फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, उनकी पोजीशन जिसका ताल्लुक फ्यूल की सप्लाई के साथ है। दूसरा पॉइंट है एक कन्वर्सेशन उन्होंने कोट की है पायलट और को पायलट के दरमियान, लेकिन उन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि किसने सवाल किया है और किसने जवाब दिया। और तीसरी चीज उन्होंने जो टॉपिक है वो है कि इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के नजदीक कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है जो बोइंग को और जनरल इलेक्ट्रिक को और उनके ऑपरेटर्स को दे सकें, जिससे जाहिर होता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी इस वक्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी जहाज में। लेकिन उन्होंने इसमें रूम रखा है, तीनों चीजों में इन्होंने स्पेस रखी है कि अगर कोई चीज बाद में जाहिर होती है तो वो उसको कवर कर सके। जो फ्यूल ठीक है, तो स्विचेस हैं रिपोर्ट में क्या बताया उन्होंने कि मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले क्या चीज हुई, दूसरी क्या चीज हुई फिर जी बिल्कुल, टेक ऑफ के बाद? उन्होंने ये बताया कि सब चीजें बिल्कुल ठीक थी, टेक ऑफ हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सबसे पहली एबनॉर्मेलिटी जो डाटा में रिकॉर्डेड है वो है फ्यूल का बंद हो जाना। और उसको उन्होंने वाजे तरीके से लिखा है कि फ्यूल स्विचेस जो हैं वो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस वो 1 बाय 1 ऑफ हुए। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक कन्वर्सेशन हुई, एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने ये क्यों किया, उसने कहा मैंने नहीं किया। और उसके बाद कुछ सेकंड गुजरे, तकरीबन 10 सेकंड के बाद एक इंजन ऑन हुआ और 13 या 14 सेकंड्स के बाद दूसरा इंजन ऑन हुआ। और आस्ता आस्ता जो पहले इंजन ऑन हुआ था वो रीलाइट हो रहा था जी। दूसरा इंजन अभी थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे था कि जहाज टाइम खत्म हो गया, जहाज हाइट नहीं थी, वो क्रैश हो गया। तो इस सीक्वेंस में ये चीज जो है ये क्लियर है कि फ्यूल सप्लाई बंद लेकिन होने सर से इसमें वो पहले कन्वर्सेशन भी है ना, वो उसमें बताया जा रहा है कि एक पायलट ने पूछा, सुमित सबरवाल हैं ये जो सीनियर पायलट है, जी। तो इनसे पूछा जूनियर पायलट ने, तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों कट ऑफ कर दिया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे फ्यूल कट ऑफ नहीं किया मैंने, ये फ्यूल कट ऑफ नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ये जो रिपोर्ट में लिखा है ना, कि ये हम मैंने इस नहीं चीज किया। पे फोकस कर सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और वो फैक्चुअल है। वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ कह दें। Contrived नहीं है, उसमें जी। उन्होंने लिखा है कि एक पायलट ने दूसरे से कहा ठीक है। कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं आपको उसके अल्फाज पढ़ के भी सुना सकता हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं किया। अच्छा, तो ये जो कन्वर्सेशन है इसमें ये आइडेंटिफाई इन्होंने नहीं किया कि किस पायलट ने सवाल अच्छा किया, चले, अगर उस किसने वक्त जवाब ऐसा दिया। हुआ होगा मुमकिन तौर पे और सर, उसकी एक उससे पायलट ने उसके आइडेंटिफाई बाद कर में दिया, क्या बात हुई नहीं हाँ वो भी ये रिपोर्ट में नहीं है, वो एक भी पायलट उन्होंने ने नहीं mention आइडेंटिफाई किया कि भाई आपने जी। क्यों कर दिए स्विचेस ऑफ, तो उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसको अगर ऐसा मैंने हो नहीं गया किया। था तो वो स्विच ऑन कर देता, ऐसा नहीं हो सकता? हाँ हो सकता था। देखें नहीं, उसके कहने बाद को हुआ, तो उसके बहुत बाद कुछ हो किया होगा सकता ना, था। उसके बाद बिल्कुल किया जी। देखें लेकिन कहने टाइम को नहीं था। बहुत अच्छा, कुछ हो सबसे सकता जरूरी था। बात ये ना उस्मान भाई कि ये एक ह्यूमन एरर की वजह से क्रैश हुआ या ये कि कोई एयरक्राफ्ट में मेल फंक्शन हुआ, कि ये डिबेट है कि किस वजह हाँ से हुआ। इसमें एक आपको तीसरा इसमें पहलू क्या भी लगता है है, इस रिपोर्ट कि में क्या बताया ह्यूमन जा रहा है कि एरर, ह्यूमन एरर है या एयरक्राफ्ट का था मसला? जी ह्यूमन बोइंग की एरर अगर हम के बात दो करें। दो दो पर्सपेक्टिव हैं। एक है कि आपने इंटेंशनली किया, दूसरा है कि आपसे गलती से हो गया। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और एक है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था। तो रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट अगर कोई होता तो वो उसका जिक्र लाजमी था। फॉर एग्जाम्पल वो बताते कि जी ये हाइड्रोलिक फेलियर था, इलेक्ट्रिक फेलियर था, या वाटर कंटेमिनेशन थी जिससे स्पार्किंग हुई, फिर कास्केडिंग इफेक्ट हुआ, फिर डुअल फेडेक फेलियर हुआ, फिर फ्यूल शट ऑफ हुआ, फिर पायलट्स जो है वो उन्होंने देखा कि ये इंडिकेशन आ गई है, फिर उसमें रेड डिप्लॉय हो गया, जहाज डिसेंड कर रहा था, पायलट्स ने रीलाइट अटेम्प्ट किया, हाइट अवेलेबल नहीं थी, लिहाजा जहाज क्रैश हो गया। लेकिन जो इस रिपोर्ट में लिखा है उसके मुताबिक सबसे पहली एबनॉर्मेलिटी जो डाटा में रिकॉर्ड की गई है
वो है फ्यूल का इंजन को जाना बंद हो गया। और उन्होंने वाज़ेह तरीके से लिखा है कि फ्यूल शट ऑफ स्विच। अच्छा, इसमें ये भी स्पेकुलेशन हो सकती थी कि फ्यूल क्यों बंद हुआ, क्या वो कोई सिस्टम मेल फंक्शन था, लेकिन और उसके फिर बाद उसकी की indication कन्वर्सेशन भी होती- बता सकते हैं ना कि पैनिक सिचुएशन हो जाती है ना कि अगर कोई गलती हो गई तो यार मैंने नहीं बताई। मतलब ये भी नहीं है उसमें बताया गया। उसमें कहा गया बड़ा काम रहे पायलट, यानी कोई खास पैनिक सिचुएशन नहीं। देखें, वही बात है कि हम अपने अल्फाज बीच में ऐड नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि काम थे या नहीं थे, यानी आप ये लेकिन पूछना इसमें चाह ये रहे लिखा है, ये लिखा है कि अच्छा इससे पहले भी कोई कन्वर्सेशन हुई है क्या, इसके बाद कोई कन्वर्सेशन हुई है, वो उन्होंने अभी नहीं बताया। हो सकता हुई हो सकता ना हुई हो, हमें नहीं पता। लेकिन ये जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के जो इन्वेस्टिगेटर इंचार्ज हैं, टीम लीडर्स हैं और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका प्रोरोगेटिव है कि कितनी इंफॉर्मेशन रिलीज होनी चाहिए इस वक्त। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे ये उस्मान भाई, ज्यादा ये फ्यूल कंट्रोल स्विच की वजह से, अगर इन्होंने बताया कि ये हादसा हुआ उसकी वजह से, तो क्या ये स्विच जो है किसी वजह से खुद ब खुद ऑन ऑफ हो सकता है, या इसको मैन्युअली जब तक इसको ऑफ ना किया जाए या ऑन ना किया जाए ये नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल जो है ना, इसका ताल्लुक उससे भी है। एक SAIB इन्होंने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है, स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो ये आम तौर पे ये किसी सूरत भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो हाथ लगेगा तो वो मूव करके नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। उसका डिजाइन ऐसा नहीं हो सकता। उसके ऊपर एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि आप उसको उठाते हैं एक पोजीशन से ऊपर, फिर उसको मूव करते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं, फिर वो नीचे अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और उसके अलावा इसके साइडों पे एक एक्सटेंशन या एक गार्ड है कि अगर कोई चीज इसके ऊपर गिर जाए तो फिर भी उसको वो मूव ना कर सके। तो वो डिजाइन रिपोर्ट में भी नजर आता है और बहुत सी पिक्चर्स डिस्कशंस में लोगों ने वो अच्छा दिखाया सर, है। जब डिटेल रिपोर्ट ऐसा आएगी तो नहीं फिर हो ये सारी सकता। चीजें, ये सारी जितनी भी डिटेलिंग है वो उसमें डिटेल, और कब तक आ जाती है क्या रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट? फाइनल रिपोर्ट? फाइनल जी, इसकी अगर जो तो रिपोर्ट आनी है। टेक्निकल इश्यूज हो बहुत ज्यादा तो सम टाइम्स इसमें 3-4 साल भी लग सकते हैं, और अगर टेक्निकल इश्यूज कम हो तो साल तक, 1.5 साल तक भी आ सकती है, इससे कम में भी आ सकती है, डिपेंड करता है जी। और कॉम्प्लिकेशंस निकल भी सकती हैं। बिल्कुल। अभी इस वक्त अपेरेंटली टेक्निकल इशू कोई नजर नहीं आ रहा। सही, इन्होंने ह्यूमन वाज़ेह एरर तरीके हो से सकता है बताया मोटे तौर पे, बिल्कुल ऐसे जो बताया जी, गया। ह्यूमन एरर, वेदर इट वाज इंटेंशनल अनइंटेंशनल। हाँ, अब ये बात कि जी इंटेंशनल जी, था, बिल्कुल। अनइंटेंशनल था। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपने। हाँ, जी जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, थैंक यू। जी। तो नादिया जी, हाँ, बड़ी- कहाँ नादिया कोई तो वापस लाए ना, क्या बात है भाई, ये नादिया कहाँ बहुत शुक्रिया करके जा रही है। जी नहीं नहीं ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं तो जो मीडिया भी देख रही हूँ उसमें कि जी बिल्कुल। पायलट के ऊपर जब आप, क्योंकि पायलट है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो पायलट के ऊपर हमेशा लगा देते हैं। वो कह रहे हैं कि बोइंग का कसूर है, बोइंग कवर अप कर रहा है, पायलट के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। और फिर ये कि पायलट के ऊपर जो उनके कोलीग्स वगैरह बता रहे हैं कि ही वाज नॉट, क्या कहना चाहिए, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थे, परेशान थे, डिप्रेशन में थे, तो उसकी खैर वजह से अल्लाह कुछ उनके कोई ज़ाहिर है रीजन हो उनको सकता है। उनको तो सब्र बहुत सारी दे बातें जो लोग हो रही जिनकी हैं। जाने गई हैं। जी। लेकिन मुझे बताइए ये किसका फॉल्ट है कि मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, ये किसका हाँ, ये fault है? देखें ज़ुहैब, आपको शो बस 2 दिन उसकी और रह गए। इंशाल्लाह मंडे को लाइव होंगी। मैं भी 365 पे बड़ा मिस कर रही हूँ न्यूज़ वगैरह, और यहाँ आके भी छुट्टी पे आई हुई हूँ फैमिली के साथ, लेकिन न्यूज़ पे नजर है। नजर है, बिल्कुल कि, सही है, और हमारी भी वही नजर है टाइमिंग आप पे, है, वही मैं- हमारी भी जी, आप पे जी, नजर है। सुबह उठ जाती हूँ। रोजाना मैं बताता हूँ अपने नाजरीन को कि नादिया हैं, नादिया हमारे साथ, वो तो आपने एक घंटे की ली थी छुट्टी, फिर आप 1-2 दिन के लिए भी जरा बाहर ही चली गई 1 है, घंटे। तो मैं बताता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, फिक्र ना करें आप। जी, लेकिन ये आई एम रियली मिसिंग द शो, न्यूज़ के साथ जुड़े रहना, जानना क्या हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पता है यहाँ पे मैं छुट्टी पे आई हुई हूँ, मैं न्यूज़ देख रही होती हूँ। नहीं। आप बताएं, संभाला हुआ है आपने, सब सही, पाकिस्तान में सब सही चल रहा है? बिल्कुल साहब, बाकी बातें अभी करते हैं। आप आएंगी मंडे को इंशाल्लाह, आप ज्वाइन कर रही है तो बाकी बातें बड़ा मजे से तफसील से बातें करेंगे। तो अभी आप फिर इंशाल्लाह, एंजॉय करें, फिर जहाँ पर क्या काम करने की क्या जरूरत है।
तो नादिया हमारे साथ ही हैं, मंडे को ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरह अभी 1-2 दिन रह गए मेरे ख्याल से, उसमें हम जूम पे ही ले लिया करेंगे नादिया को। तो अब ब्रेक लेना हमने राइज एंड शाइन में, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ईरान, अमेरिका, फिर शाम पर इसराइल ने हमला कर दिया। तो ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर डील होगी या नहीं होगी ईरान और यूएस के दरमियान, ये सब देखना है, सबकी नजरें इस पर जमी हुई हैं। तो हम भी इस पर जरा बात करेंगे। ईरान से सीनियर सहाफी हमारे साथ होंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कुछ यूएस और ईरान के जो मामला चल रहे हैं, इसराइल और ईरान की जो जंग हुई, जंग रुकने के बाद अब दोबारा बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, जब ये जंग हो रही थी तो उस दौरान तो हमेशा से ईरान के ऊपर यूएस की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से यही एक बड़ा कांस्टेंट वॉच है, वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर एनरिच कर रहे हैं ये, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इनको रोकना है। ईरान को सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ा। अच्छा, जंग के बाद, जंग के दौरान भी यूएस प्रेसिडेंट ये कह रहे थे कि हमें रिजीम चेंज करनी है। ईरान के लोगों को वो अलग कर रहे थे ईरान की क़यादत के साथ, लेकिन खैर रिजीम चेंज तो नहीं हो सकी। थोड़ा सा बैक ट्रैक उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा करेंगे। तिजारत की बात वो सारे मुल्कों से करते हैं, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, और यूएस भी अब वो जोर दे रहे हैं कि न्यूक्लियर मुआहदा होना चाहिए ईरान के साथ। और अगर ये मुआहदा, और उसकी डेडलाइन भी उन्होंने दे दी है कि 5 अगस्त तक ये मुआहदा, अगस्त के महीने तक ये मुआहदा हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी ईरान इस मुआहदे पर अग्री नहीं करता, तो फिर ईरान के ऊपर 2015 वाली जो सैंक्शंस थी, उससे पहले वाली वो सैंक्शंस दोबारा लगा दी जाएं। अच्छा, इन सैंक्शंस के मामले पर और मुआहदे से मुताल्लिक ईरान का तो वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अगर हमें रोका गया, क्योंकि हम हमेशा, ईरान का मौक़िफ़ यही है ओवर द ईयर्स, आप देखें उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव पर्पसेस के लिए ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ये जो एनर्जी है, और न्यूक्लियर एनरिच करना हम छोड़ेंगे नहीं। मुआहदे से अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम रोक देंगे, तो हम इसको रोकेंगे नहीं, मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इस मामले को रोक नहीं सकते हैं, और वो जंग के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। और जैसे रिटेलिएट किया ईरान ने, वो आप सब ने देख ही लिया कि इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बदलती सूरत हाल में फिर रशिया का किरदार, और फिर चाइना, और फिर भारत का किरदार, इस बदलती सूरत हाल पर ज़रा हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी जर्नलिस्ट जॉन हुसैन साहब। जॉन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। सुबह सवेरे उठ के आना पड़ा आपको। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, आगाज़ गुफ्तगू का ऐसे ही करते हैं कि ये जंग के बाद हम ये समझ रहे थे कि ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल ज़रा न्यूट्रलाइज होने जा रही है, या फिर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये हालिया बयानात कि डेडलाइन का आ जाना, और फिर ईरान ने बड़े सख्त बयानात इस डेडलाइन पर देना, किस तरफ सूरत हाल जाती देख रहे हैं आप? देखिए, सूरत हाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। सूरत हाल जो मैं जाता हुआ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि कभी भी ईरान के ऊपर से प्रेशर नहीं हटेगा, क्योंकि जो असल मकसद है यूनाइटेड स्टेट्स का और इसराइल का और पूरी वेस्टर्न पावर्स का, वो ईरान की गवर्नमेंट को चैलेंज करना है, ईरान के जो सिस्टम है उसको चैलेंज करना है। क्योंकि जो रेवोल्यूशन है ईरान की, वो काफ़ी थ्रेटनिंग है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्टेटर्स को इतना सपोर्ट किया हुआ है, पूरे रीजन के अंदर कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, और ईरान इसके स्टॉन्चली खिलाफ है। तो ये प्रेशर तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये इसको डिसमेंटल नहीं कर देते कम्प्लीटली। या तो सपोर्ट का जो रेवोल्यूशनरी सपोर्ट है उसका डिसमेंटल नहीं कर देते, या तो जब तक ईरान की गवर्नमेंट चेंज नहीं हो जाती, जो कि दोनों केसेस आपके सामने हैं कि क्या हुआ है। रेजिम चेंज की जो बात करते हैं, तो बहरहाल इस चीज़ को अभी कह रहे हैं कि 2 महीने बाद दोबारा, 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा अटैक हो सकता है इसराइल की तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बहुत है। अपनी लोकल जो उनके ट्रायल्स हो रहे हैं, अभी जो ट्रायल एक्सटेंड हुआ था वो भी इसी बुनियाद पे हुआ था कि ईरान के साथ बिजी हैं नेतन्याहू साहब। तो इस चीज़ के ऊपर बेसिस बना के हो सकता है दोबारा इसराइली गलती करे अटैक करने की। वो तो खैर करे, लेकिन मुझे बताएं, ईरान ने तो जिस तरह रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, सबने दुनिया ने देख ली, और वो तो इसको ये समझते ही नहीं। अगर उनका जितना भी नुकसान हो रहा है, वो ये कहते हैं कि भाई हम तो अब जंग कर रहे हैं, और हक और बातिल की जंग है जी। एक कॉन्सेप्चुअली यही चीज़ है ना वहाँ पर। तो ये तो करके देख लिया यूएस ने, इसराइल ने भी, दोबारा ऐसा करेंगे, दोबारा रिटेलिएशन होगा, वो तबाह कर देंगे ईरान को ज़्यादा, और क्या होगा। लेकिन रेजीम चेंज की जो बात है, जब तक वो नहीं होगी, उनके मकासद पूरे नहीं होंगे। तो ये कैसे, यानी कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट, या फिर कि रेजीम चेंज कर लेंगे वो बूट्स ऑन ग्राउंड आए बगैर? देखें, बूट्स ऑन ग्राउंड भी अगर हो जाता है तो रेजीम चेंज की पॉसिबिलिटी
बहुत कम है मेरी नज़र में, क्योंकि जब ईरान की रेवोल्यूशन आई थी नई नई और सद्दाम ने जंग कर दी थी ईरान के साथ, 1980 से लेकर 1988 तक जंग चली ईरान और इराक की, और उस वक्त तो ईरान बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना नया उनका सिस्टम बना था। जब उस वक्त वो शिकस्त दे सकते हैं सद्दाम को, एंड सद्दाम हैड द सपोर्ट ऑफ रशिया, रशिया का भी सपोर्ट था, बाकी वेस्टर्न पावर्स का भी सपोर्ट था, तो जब उस वक्त शिकस्त दे सकते हैं तो इजराइल को तो हैंडल करना कोई मसला ही नहीं, क्योंकि इजराइल तो इतने से 22,000 किलोमीटर के रकबे के ऊपर कब्जा करके वो गाजा को देखे ना आप, अल-कस्साम ब्रिगेड्स को नहीं हरा पा रहे वो वहां पे, तो क्या बूट्स ऑन ग्राउंड करके यूनाइटेड स्टेट्स अगर आ भी जाए तो बूट्स ऑन ग्राउंड पे क्या फर्क हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वो अफगानिस्तान वाली सूरत हाल और वो जो उन्हें फेस करना, अफगानिस्तान की सूरत हाल तो अलग है, देखें ईरान और अफगानिस्तान बहुत अलग है, वो तो है, फर्क है सर। लेकिन देखिए ईरान आखिरकार रिट्रीट करना ही पड़ा ना, मैं उस कॉन्टेक्स्ट रिट्रीट करना ही पड़ा बिल्कुल। अगर आते हैं तो एंट्री भी नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट है फॉर द गवर्नमेंट और पब्लिक सपोर्ट है फॉर द रेवोल्यूशनरी सिस्टम वो बहुत ज़्यादा है। वॉलंटियर्स इनके पास कहते हैं कि 16 लाख तक के करीब अनऑफिशियली कहा जाता है कि वॉलंटियर्स हैं, और मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है ईरान के अंदर कि आपको मिलिट्री ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब हिकमत अमली के तौर पर अगर देखा जाए ईरान की, ये जो मतलब कहा जाता है और इस तरह के बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई प्रॉक्सीज चल रही हैं और गाजा में जो सपोर्ट है, फ़लस्तीनियों को जो सपोर्ट है हिजबुल्लाह के ज़रिए और दीगर लबनान वगैरह, तो ये ईरान पर इस अटैक से एटलीस्ट ये अचीव उन्होंने कर लिया कि ये टेंटिकल्स ईरान के यहाँ तक अभी नहीं आ पा रहे हैं और उन्हें बड़ा आसान हो गया कि गाजा एक बड़ा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया। तो क्या ऐसी सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं आप? जीरो सम गेम में फायदा जहां हो रहा है एक पार्टी को, दूसरी को नुकसान हो रहा है, वहीं पे काउंटर बैलेंस भी देखना होता है किस तरीके से बन रहा है। देखिए बिल्कुल बात सही है कि ईरान की कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, हिजबुल्लाह के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है, सीरिया के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि सीरिया के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हो गई, बट एट द सेम टाइम, लेकिन वो चेंज होने के बाद अटैक हो गया, वो ये हैरान को नहीं है? बिल्कुल देखें, अपनी गवर्नमेंट एट द सेम टाइम रियलाइजेशन जो यमन में आप हुतियों को देख लें कितना स्ट्रांगली यूनाइटेड स्टेट्स ने तो बोल दिया ना हुतियों को कि आप अपना देखें, हम अपना देखेंगे, आप हमें अटैक नहीं करें, हम आपको अटैक नहीं करेंगे 2024 में। और अभी भी सीरिया का देख लें किस तरीके से इजराइल ने सॉवरेंटी वायलेट की है सीरिया की, और किस तरीके से धोखा दिया है शर्रा साहब को। तो बदलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन बहरहाल ईरान का जो इन्फ्लुएंस है रीजन के अंदर वो आई थिंक कम नहीं हुआ है अभी भी, किसी हद तक और ज़्यादा मजबूत सपोर्ट आना शुरू हो गई और ग्रुप्स दोबारा रीएक्टिवेट हो रहे हैं रीजन्स के अंदर। और आई वुड से कि ये चीज़ आगे वक्त ही बताएगा कि कितने लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन होता है ईरान की पावर में इन द रीजन। लेकिन टेंटिकल्स जो आप कह रहे हैं, टेंटिकल्स का आई डोंट थिंक डिसमेंटलिंग हुई है, इवन दो हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ है, इवन दो बशार अल असद जो है वहाँ से चले गए, हुतीज़ ने काउंटर बैलेंस कर दिया। सऊदी अरब के साथ दोस्ती अच्छी हो गई ईरान के साथ, ईरान पहले आइसोलेटेड था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ईरान का जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन आप समझ रहे हैं सऊदी अरब के साथ वाकई, क्योंकि देखें ना कि इसराइल को इब्राहिम अकॉर्ड, इसराइल को तस्लीम करना, डोनाल्ड ट्रंप जब सऊदी अरब आए और वो सारा आपने देखा यूएई में मनाजिर देखे सारे, तो ये है प्रैक्टिकल बात है। अक्सर हम ये हो नहीं सकता, मुमकिनात में से नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थियोरेटिकली बिल्कुल समझ में देख सकते हैं कि हाँ ठीक है बातचीत हो रही है, लेकिन अब प्रैक्टिकली भी पब्लिक का प्रेशर भी तो मैटर करता है। आप ये देखें सऊदी या वो एनलाइटेड मॉडरेशन की तरफ जो सऊदी चला गया, सऊदी अरब और टर्की ये मुसलमान ममालिक के जो लीडर के तौर पे भी देखे जाते हैं ना कंट्रीज से, बिल्कुल। क्या प्रेसिडेंट होगा कि गाजा के अंदर मासूम बच्चे, औरतें, खवातीन, मर्द, लोगों को मारा जा रहा है, मैसेकर किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है? क्या प्रेसिडेंट बनेगा अगर अभी इस वक्त सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करे रिलेशंस? आई डोंट थिंक कि नॉर्मलाइज करेगा, अगर करता है तो उनके ऊपर परसेप्शन बहुत बुरा आएगा, और यही परसेप्शन है जिसने ईरान और सऊदी अरब को आई थिंक करीब कर दिया एक दूसरे के साथ। तो प्रैक्टिकली भी नजर आ रहा है, अब सऊदी अरब भी आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है कि उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर और वेस्ट के ऊपर, और अब ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना उनके अपने इंटरेस्ट में, तो प्रैक्टिकली इंटरेस्ट भी मैच करते हैं दोनों के। और ये रशिया के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? फिर चाइना भी ज़ाहिर है इसमें एक है तो बड़ा फैक्टर है। जो मेरी जाती राय है वो ये है कि रशिया और, क्योंकि देखिए मैं इस सवाल को मुकम्मल करूं, यूएस एक बार फिर वही रिपीट हो रहा है, वही एपिसोड रिपीट हो रहा है कि यूएसएसआर को भगाने के लिए यूएस आया, यूएस को निकाला अफगानिस्तान ने, लेकिन यूएस के जो यहाँ स्ट्रेटेजिक जो उसके मफादात है ना, ठीक है, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसकी, वो चाहता है कि वह कायम रहे, उसकी वजह से वो दोबारा आया अपना इन्फ्लुएंस चलाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर चाइना बड़ा लीडर हो गया। चाइना का आई वुड से बहुत लीडिंग किरदार है। J-10 जो तैयारे हैं चाइना के, उनको भी खरीदने की अभी बात चल रही है ईरान की। रशिया के साथ भी अभी जो इनका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो पहले आना था
बहरहाल वो नहीं आया, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी प्रेशर स्टार्ट हो गया कि वो दें। इंटरनेशनली भी यूक्रेन के अंदर जो मामला चल रहे हैं रशिया के, उसकी वजह से रशिया थोड़ा सा फंसा हुआ है। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी आर्म्स की सेलिंग की, यूनाइटेड स्टेट्स की। बिल्कुल तो सोचने वाली बात है, तबसरा करने वाली बात है कि क्यों हो रहा है ऐसा कि रशिया के ऊपर से एकदम कूल डाउन पीरियड यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी दोबारा बयानात बड़े सख्त हैं पुतिन के बारे में, और फिर उन्होंने यूक्रेन के लिए वो दोबारा सिस्टम भी दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो बहरहाल अब दुनिया रियलाइज कर रही है, चाइना इस पे आई वुड से एक ही डायरेक्शन में रहा है, रशिया आई वुड से आगे पीछे हुआ है यूक्रेन की वजह से, बट आई वुड से लॉन्ग टर्म में चाइना कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ये आप मुझे पता है ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं, जैसे कहते हैं ना दुनिया में नए ब्लॉग्स बन रहे हैं, तो आप इस खित्ते को देखें और यूएस और यूरोप को देखें तो क्या क्या ब्लॉग्स बनते हैं आपके जहन में? दोस्त का दोस्त है, वही वाली मिसाल। यानी कैसे चाइना पाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, ये एक साइड पे, टर्की भी होपफुली आ जाए, सऊदी अरब भी आ जाए, बट चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया आई वुड से एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनने वाला है, बन रहा है। तो इसमें हिकअप इंडिया नहीं है बीच में? हिकअप बिल्कुल इंडिया है, लेकिन चाइना अब कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान, इंडिया और ईरान, इन तीनों का जो थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट बन गया है नेगेटिव, उसको किसी तरीके से स्टेबलाइज किया जाए, उसको किसी तरीके से अच्छा किया जाए, ताकि यूनाइटेड रहें अगेंस्ट द इंपीरियल पावर्स। तो आई वुड से देखें, कहीं पे दोस्ती भी होती है दुश्मन ममालिक की। रशिया और यूएस फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस में आप कह सकते हैं दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से 5 कंट्रीज को अलाउ करता है ऑफिशियली कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकें। तो आप देखिएगा रेजोल्यूशन जब आएगी तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ बैठे होंगे। जरा मुल्क की वफादार तो ऐसे होते हैं, इंटरेस्ट जो। एक चीज मुझे और बताएं कि ये जहन से मेरे अभी बात निकल गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जहन में आ रही थी। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करना चाह रहा था। पाकिस्तान ने हमेशा देखें इंडिया की तरफ से इन्फिल्ट्रेट होता है, बलूचिस्तान में दरअंदाजी की जाती है और उनके स्लीपर सेल्स काम करते हैं, हमने पकड़ा भी कुलभूषण। इसी तरह ईरान से भी हमने काफ़ी हमें कंसर्न्स हैं और वो इंडिया के साथ उसके टाइज। तो अब क्या ईरान में जो ये सिनेरियो बना है, इसके बाद रियलाइजेशन आई है पाकिस्तान को लेकर? या देखें, ईरान का दुश्मन है अमेरिका। अमेरिका के साथ हमारी बातचीत अच्छी है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बुरे हैं, ईरान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं। इसका आई वुड से बहुत सारे रीज़न ये भी है कि इंडिया तेल खरीदता है ईरान से, ऑयल खरीदता है। इंडिया और ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के माहदे भी हुए हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ भी हाथ बढ़ा हुआ है ईरान का, और पाकिस्तान ने भी अपना हाथ बढ़ाया हुआ है ईरान की तरफ। गैस पाइपलाइन का माहदा आपके सामने है। हमारे पास तो शॉर्टेज है, इनफैक्ट अच्छा हो अगर ये प्रोजेक्ट हो जाए, अल्लाह करे। बट उम्मीद यही है कि जो अभी हुआ है उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे होंगे। लेकिन बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर भी है, पाकिस्तान के ऊपर भी और ईरान के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान भी सैंक्शन से बचना चाह रहा है। और लेकिन पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है ईरान के अंदर। बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, तशक्कुर का इज़हार भी किया उस वक्त। बिल्कुल, पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान को बिल्कुल अप्रिशिएट किया गया। और पाकिस्तान, अभी पेजिशकियान साहब की वीडियो भी है कि वो उठे और जाके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ गए। तो बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल आई वुड से बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के बीच में। एंड आई थिंक ये चीज़ पॉजिटिवली आगे होपफुली प्रैक्टिकली कन्वर्ट। बस मुझे लास्ट में ये बताएं कि मुश्तरका तौर पर क्या मैसेज वेस्ट में जाना चाहिए, यूएस में जाना चाहिए, अमेरिका में जाना चाहिए इस खित्ते के ममालिक का? चले कोई ना हो आपके साथ, तो इस्लामी ममालिक तो एक मुश्तरका तौर पर कोई मैसेज दे सकते हैं ना? मेरे ख्याल में अभी जो मैसेज अमेरिका को जा रहे हैं वो उनकी अपनी अवाम की तरफ से जो है वो इतना ही काफ़ी है कि उनकी अपनी अवाम इतना वोकल हो गई है। यूएस के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है। यूएस के अंदर इस वक्त जो लिबरल फ्रंट है, जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है, क्योंकि मीडिया तो जाहिर है सबके पास सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया अवेलेबल है, तो आई वुड से कि मैसेज यही जा रहा है कि सुधर जाए, वरना जाहिर सी बात है आपके अपने ही लोग, क्योंकि गाजा के अंदर जो हो रहा है वो छोटी बात बिल्कुल ऐसे नहीं, जेनोसाइड हो रहा है, जाहिर है बुनियादी इंसानी। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने वक्त दिया और ये सारे खित्ते में जो हालात वाक़यात हैं बहुत ही कम वक्त में समअप किया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये हमने कुछ बात की इस खित्ते की सूरत हाल की, यूएस की, ईरान की, पाकिस्तान की। तो अब मुझे बताया जा रहा है कि शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इजाज़त लेनी है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। राइज एंड शाइन देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए। ज़ोएब हसन को इजाज़त दीजिए। नादिया खान भी 1-2 दिन में साथ ही होंगी, बस यहाँ सोफ़ा होगा, तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।